जमीन से मान लेते हैं ये भूमि आप समझते हैं तने का वह भाग या फिर ऐसा तना जो कि जमीन से क्षैतिज है और जमीन के ऊपरी हिस्से में होगी, ऊपरी हिस्से में। अभी तक हम बात कर रहे थे भूमिगत का भूमि के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे दबा रहने वाले तने के बारे में यहाँ पर बात। वायवीय तना यानी कि ऐसा तना जो कि मिट्टी के बिल्कुल बराबर वायु में यानी कि हवा के हिस्से में बिल्कुल मिट्टी के ऊपरी हिस्से में होता हो, यानी कि मिट्टी के नीचे न जाता हो, उसको जानते हैं। अर्धवायवीय तने में सबसे पहला भाग हमारा आता है ऊपरी भूमध्यसारी। तो सबसे पहले कैसा होता है, फिर वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपने संतानों को जन्म देता है। उदाहरण घास होता है, दूब घास जिसको आप लोग बोलते हैं। कार्य में ऐसे पौधे आते हैं जिनके तने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं या फिर उनके तनों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने पौधे को एक पेड़ के तरीके से खड़ा कर सकें। इनमें यानी कि इनके तने काफी कमजोर माने जाते हैं। पौधों में क्या होता है, घास के उदाहरण समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई घास का पौधा है। आप देखते होंगे कि जो घास का पौधा होता है उसमें गांठें पाई जाती है, यानी कि वो पौधा गन्ने के तरीके से विभाजित रहता है, यानी कि उसमें कई खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड पर एक गांठनुमा संरचना होती है। इस गांठनुमा संरचना को हम पर्वसंधि बोलते हैं। यही पर्वसंधि जब हमने आपको बताया कि ऊपर की ओसारी में ऐसे पौधे आते हैं जिनके तनों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने पौधों को सीधा खड़ा रख सके। ये पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है ये पौधा और कमजोर होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो घास का पौधा है ये मिट्टी पर गिर जाता है और मिट्टी पर पर्वसंधि का जो हिस्सा पड़ता है वो क्या करता है, जड़ों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही जड़ों का निर्माण प्रारंभ होता है यहाँ से एक और नए घास के पौधे का निर्माण हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये प्रक्रिया बारंबार लगातार चलती रहती है और एक घास से दो घास के पेड़ से तीन से चार और इस तरीके से पूरा एक जो मैदान होता है वो घास से भर जाता है। इसके बाद अब है स्ट्रॉबेरी। जो पौधा होता है के साथ साथ उसमें जो उसकी जो जड़ का हिस्सा होता है वो पतली पतली डाली जमीन के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में छोड़ना प्रारंभ करता है और ये डालियां जाती हैं जो कि गांठनुमा संरचना में उपलब्ध होती है। और जो पर्वसंधि जमीन पर हो जाता है। जैसे ही पौधे का निर्माण होता है ये भाग कट करके एक दूसरे पौधे से अलग हो जाता है और दो नए पौधों का जन्म हो जाता है। स्ट्रॉबेरी को माना जाता है। इसके बाद अगला हमारा आता है भूअवस्था। जलकुंभी भूअवस्था का अर्थ है तने का वह भाग जो कि जल के नीचे जल निमग्न अवस्था में हो,
जलकुंभी का पौधा, मान लिया ये तालाब है, इसमें जलकुंभी का पौधा उगा हुआ है। इसमें इसका ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो जल के नीचे ही पाया जाता है। जल के निचले हिस्से में तने का जो भाग होता है वो टहनियों का निर्माण करता है। वे टहनियां जल के ऊपरी हिस्से से आती हुई फिर पुनः जल के निचले हिस्से में चली जाती है। टहनी का पहले पौधे से होकर के निकला है, वो भी जल के आ जाता है ऊपरी हिस्से में, यानी कि वायु में आता है, हवा में आता है, और इसका दूसरा भाग जल के निचले हिस्से में पहुंच जाता है। जो दूसरा भाग जल के निचले हिस्से में पहुंचता है वो क्या करता है, जड़ों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। और कुछ समय बाद यही जड़ें क्या करती हैं, एक और नए पेड़ का निर्माण, एक और नए जलकुंभी पौधे का निर्माण कर देती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरीके से एक जलकुंभी जो होता है वो पूरे तालाब में एक की संख्या से हजारों की संख्या में, हजारों की स्थिति में पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अंतःभूस्थानी। अंतःभूस्थानी देखिए, अंतः का क्या अर्थ है, अंतः का अर्थ है जमीन के निचले हिस्से में, तने का वह भाग जो कि जमीन के निचले हिस्से में जड़ों का निर्माण कर रहा हो, वह अंतःभूस्थानी हो जाए। ये मिट्टी का हिस्सा है और ये पुदीने का पेड़। पुदीने की जड़ें नीचे फैली हुई हैं और ये निचले हिस्से से इसके जड़ों के ऊपर जड़ों के जैसे वाला जो हिस्सा होता है वो तने का हिस्सा होता है। तने के हिस्से से एक तने की संरचना जमीन के निचले हिस्से से ही होकर के दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और दूसरे स्थान पर जहां इसको अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ, ये तुरंत क्या करती है, यहाँ पर जड़ों का निर्माण करती है और जमीन के निचले हिस्से से एक नए के पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से आप देखते होंगे, इसी कारण जो पुदीना होता है फिर जो मिंट का पौधा होता है वो गुच्छों में होता है। ये देखिए एक ही जगह पर 10 से 12 पौधे जो होते हैं वो उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जड़ों का जो इसके जड़ के भाग का जो निचला हिस्सा है, या फिर ये है इसके जड़ के जस्ट ऊपरी जो हिस्सा है जिसको हम लोग तना कहते हैं, ये तना भूमि के निचले हिस्से में चला जाता है जहाँ पर इसको अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ, वही हो जाता है। इसको हम अंतःभूस्थानी के नाम से अभी तक हमने पढ़ा भूमिगत तने के बारे में और अर्धवायवीय तने के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जड़ से किस तरीके से पौधों का निर्माण होता है। क्या, क्योंकि जड़ भी क्या है, एक प्रकार का कायिक अंग है। किस तरीके से पौधों का निर्माण होता है, हम क्या करते हैं, किसी पौधे को के ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और उसके जड़ को ले आकर हम जमीन में लगा देते हैं। क्या होता है, जड़ आपको पता है कि इतनी क्षमता मौजूद है कि वो कटा हुआ पौधा है अपने आप को तत्वों के माध्यम से खुद को पोषित करेगा और के माध्यम से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो सारी पौधे क्या करते हैं, जड़ों से पौधे का निर्माण करते हैं, आपको पहले से पता है। अब बात करते हैं पत्ती। पत्तियों से पौधे का निर्माण होता है। इसकी जो पत्तियां मौजूद होती हैं, इसकी किनारे छोटी छोटी कक्षा कलिकाएं। हमने आपको बताया कि जो कक्षा कलिका होती है उसमें इतनी क्षमता, इतनी एबिलिटी होती है कि वो पौधे को, एक नए पौधे को जन्म दे सके।
तो ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती हैं कक्षस्थ कलिकाएं मौजूद होती हैं, और जब अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है कक्षस्थ कलिकाएं अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है, और प्रत्येक कक्षस्थ कलिका इसी पत्ती से पोषक तत्वों को प्राप्त करके क्या करती है, इस तरीके से ब्रायोफिल्म यानी कि अजूबा का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियों से किसी पौधे का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। कुछ इस तरीके से जब ये पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये पत्ती से अलग हो जाता है और एक नए पौधे को जन्म देता है। जितनी कलिकाएं मौजूद होंगी उतने पौधों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक कायिक जन्म हमारा पूर्णतया समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भाग समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कृत्रिम जन्म, या फिर ये कहें कृत्रिम कायिक जन्म किस प्रकार से होता है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बेल वाली बटन को दबाकर।